केंद्र सरकार ने आज आम बजट पेश किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट में विशेष घोषणाएं भी की। किस तरह का बजट रहा और किस क्षेत्र को क्या मिला, क्या प्रतिक्रिया रही राजनेताओं की, क्या प्रतिक्रिया रही उद्योगपतियों की, क्या प्रतिक्रिया रही आम जन की, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। केंद्र का बजट वर्ष 2022 और 23 का जो आज पेश हुआ वो बहुत ही स्वागत योग्य है। वो बेरोजगारों को रोजगार देने वाला होगा, किसानों की उनकी आय और उनकी फसल का सही दाम देने वाला होगा, गरीबों को उनका घर देने वाला होगा। और मैं कह सकता हूं कि इस प्रकार की विपरीत परिस्थितियों के बाद भी बिना किसी प्रकार का टैक्स लगाए एक तरह से जिस ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है वो वास्तव में बहुत स्वागत योग्य है। विशेष करके ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक डाकघर को उन्होंने जिस प्रकार से डिजिटल जोड़ करके और कोर बैंकिंग से जोड़ करके सुविधा दी है, उसके कारण से संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र का जीवन बहुत ही आगे बढ़ने वाला होगा। मैं इस बजट का स्वागत करता हूं जो 60 लाख नौजवानों को रोजगार देगा, 80 लाख घरों को लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना से पूरा करेंगे और राजस्थान और बाकी सब राज्यों को भी सहायता के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का प्रोविजन करना। पहले जीडीपी का केवल 3.5% ही कर्जा ले सकते थे, अब इसको 4% कर्जा लेने के लिए अधिकृत किया है। तो एक तरह से ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए ये एक मेरुदंड का काम करेगा। मैं इसका स्वागत करता हूं। सरकार ने बजट प्रस्तुत किया है, उसमें छाता उद्योग को बहुत बड़ी राहत दी है उन्होंने। वर्तमान में चाइना से जो छाता आ रहे थे वो काफ़ी सस्ते आ रहे थे और उससे स्थानीय छाता उद्योग को बहुत उनके साथ कंपटीशन करने में बहुत परेशानी होती थी और हमारी ये मांग काफ़ी पिछले साल भर से चल रही है। हमने श्री वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला जी सीतारमण से भी हमने उनको ज्ञापन दे करके और हमारी ये मांग रखी थी और इस मामले में हमने हमारे राज्यसभा सांसद श्री ओम प्रकाश जी माथुर के थ्रू भी उनसे अप्रोच की थी और उन्होंने माथुर साहब ने पूरा हमारा जो छाता उद्योग की जो समस्या है उनको बहुत विस्तार से उनको समझाया और उसमें उन्होंने आश्वासन दिया था कि आने वाले समय में मैं जरूर इस उद्योग को बचाने के लिए सहयोग करूंगी। और इस बजट में उन्होंने अपने इस वादे को निभाया है और उन्होंने जो चाइना से छाता आयातित हो रहा था उसकी इंपोर्ट ड्यूटी 10% से बढ़ा करके 20% की है, जिससे चाइना से आने वाले छाते महंगे होंगे और यहाँ स्थानीय छाते उनके कंपटीशन में टिक पाएंगे, तो जिससे स्थानीय छाता उद्योग को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और बहुत बड़ा उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने में अपने आप को वो स्थापित कर पाएंगे। मैं उनका वित्त मंत्री जी का और हमारे सांसद श्री माथुर साहब का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ पूरे छाता उद्योग की ओर से। धन्यवाद। हम जिलों की नगरी उदयपुर में हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, और यूसीसीआई का ये भवन है। यहाँ पर हम प्रतिक्रिया जानने आए हैं। यहाँ पे जो अध्यक्ष हैं कोमल जी कोठारी और उनकी टीम किस तरह से प्रतिक्रिया दे रही हैं, आइए हम जानते हैं। सर, जिस तरह से आज बजट रखा गया है उस तरह से आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी और क्या उम्मीद थी और क्या मिला है आपको? धन्यवाद। यूसीसीआई की प्रतिक्रिया देने में मुझे हर्ष है कि ये इस बार जो बजट आया है ये पूरा कई सेक्टर्स का समन्वय बनाते हुए फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण मैडम ने ये बजट पेश किया है। इस बजट में हम उद्योग जगत की अगर बात करें तो एमएसएमई सेक्टर के लिए जो भी प्रावधान किए गए हैं, स्किल डेवलपमेंट का प्रावधान किया गया है और जो इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी के तहत 5 लाख करोड़ का उन्होंने इंतजाम रखा है। तो इस तरह से हर क्षेत्र में मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर और इन सब बातों को उन्होंने पुरजोर दिया है। साथ ही साथ उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत जोर दिया है, जिसमें हाईवेज, रेलवे, रोपवे इत्यादि सबका उन्होंने समावेश किया है। आम जनता की उम्मीद थी कि कुछ कर में कहीं ना कहीं लिमिट्स बढ़ाएंगे, टैक्स रेट घटाएंगे, लेकिन वहाँ कोई परिवर्तन आया नहीं है अभी। और मैं समझता हूँ कि जो कुछ बजट का उपयोग उन्होंने इसका बताया है वो भी अच्छा है। और हमारे यूसीसीआई के फाइनेंस, टैक्सेशन एंड लीगल कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर सतीश जैन सीए हैं, देवेंद्र सोमानी जी सदस्य वो सीए, और हमारे उपाध्यक्ष विजय गोदा जी भी मेरे साथ हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो इस पे आपको विस्तार में थोड़ी प्रतिक्रिया दें। जी सर, बताएं क्या उम्मीद थी उद्योग जगत को, विशेष करके यहाँ पे
कई इकाइयाँ हैं उदयपुर में, और अरावली का क्षेत्र है, आदिवासियों का क्षेत्र है, किसानों का क्षेत्र है। क्या उम्मीद थी आपको? देखिए, उम्मीद तो बहुत ज़्यादा थी, परंतु फिर भी मेरा ये विश्वास है कि जो मोदी जी जैसी जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो भी बजट बनाया है, पूरा विश्वास है देश के सशक्तिकरण और उनकी जो योजनाएं लागू करनी है उसके लिए ये एक सर्वथा उपयुक्त बजट है। इंडस्ट्री के लिए पर्टिकुलरली मैं बात करूँगा तो उन्होंने MSME के लिए उन्होंने 50,000 करोड़ अलग से दिए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, रोडों के विस्तार के लिए 25,000 किलोमीटर की नई रोडें दी हैं। 50 लाख आवास, 80 लाख आवास, नए मकान बनाने की उन्होंने जो योजना दी है, इससे क्या होगा कि देश में गतिशीलता आएगी। केवल एक इंडस्ट्री नहीं, पर्टिकुलरली मार्बल इंडस्ट्री की बात करूं, उसको गतिशीलता मिलेगी। उसी तरह से टैक्स में भी कुछ जगह रिलीफ दिया है, कॉर्पोरेट टैक्स में रिलीफ दिया है। पोल्यूशन डिपार्टमेंट की एकल योजना लागू करी है। नई इंडस्ट्री को आने के लिए उन्होंने वातावरण बनाया है। तो हम तो ये चाहते हैं कि नई इंडस्ट्री जल्दी आवे, ग्रोथ करे और इस देश का जो राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है इसमें अपना डेवलपमेंट हो। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से मैं ये चाहता हूँ कि हमारे उदयपुर डिवीज़न का डेवलपमेंट हो। तो उसके लिए उन्होंने जो मोदी जी ने जो बजट में जो चीज़ें दी है वो उसको बिल्कुल पॉजिटिव रुख देगी। पॉजिटिव तो बजट कहा जा रहा है, लेकिन उद्योग जगत को आशा थी कि उनको बहुत कुछ मिले, क्योंकि कोरोना जो काल है उस काल को देखते हुए काफ़ी सारी राहत मिलने की उम्मीद थी। क्या वो उम्मीद पूरी हो पाई है? सर, बजट हाथी सरी का होता है। आगे से देखो तो सूंड दिखती है, पीछे से देखो तो पूंछ दिखती है। लेकिन अगर हम समग्र हाथी को देखें तो ऐसा लगता है कि इस बजट में माइक्रो और मैक्रो लेवल पे इकोनॉमिकली अच्छा प्रावधान किए गए हैं, जिसमें सारी सेक्टर्स को कवर किया गया है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट की भी बात की गई है, जिसमें फार्मर्स की भी बात की गई है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है, चाहे वो रोडवेज हो, चाहे स्टार्टअप्स हो, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी काफ़ी प्रावधान किए गए हैं। हालांकि इस बजट से काफ़ी उम्मीद थी। आम जो मध्यम और निम्न वर्ग है, जो वेतनभोगी लोगों के लिए उनको काफ़ी उम्मीद थी, क्योंकि इस पेंडेमिक में उनकी आमदनी काफ़ी कम हुई है और जिस तरीके से वर्क फ्रॉम होम हुआ है या उनके बच्चे यहाँ पे आए हैं उस हिसाब से उनकी आमदनी कम हुई है, उसमें कोई उनको राहत नहीं मिली है। टैक्स रेट वही रही है। क्रिप्टो करेंसी में 30% ट्रांजैक्शन पे टैक्स की बात की गई है, जबकि उसके लॉस पे कोई सेट ऑफ नहीं है। 1% उस पर TDS की भी बात की गई है। और इस तरीके से अगर डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। GST में सभी के लिए एक समान इंटरेस्ट कर दिया गया है 18% से, जो कि वर्तमान परिस्थिति में काफ़ी ज़्यादा है और भारी है टैक्स पेयर्स के लिए। उसमें थोड़ी सी छूट दी जानी चाहिए थी। जहाँ तक अभी इंश्योरेंस की बात है, इंश्योरेंस में करदाता बहुत एक्सपेक्ट कर रहा था कि पेंडेमिक की वजह से कई लोग पीड़ित हुए हैं, लोगों में इंश्योरेंस कराने का प्रचलन भी बढ़ा है, तो उनको उसमें रियायत दी जानी चाहिए थी। और मेरा ये मानना है कि अगर गवर्नमेंट जो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट होते हैं उन इन्वेस्टमेंट को अगर बढ़ावा देती और उनको टैक्स छूट देती तो वो पैसा मार्केट में आता। मार्केट में आने से इकोनॉमी बढ़ती है। हो सकता है थोड़ा सा बजट डेफिसिट होने के बावजूद भी मेरा ये मानना है कि उससे अल्टीमेटली जिस हिसाब से FM मैडम ने बताया था कि इस जनवरी में हाईएस्ट GST कलेक्शन हुआ। GST कलेक्शन कैसे होता है? वही पैसा घूम के आता है और वही पैसा गवर्नमेंट को रेवेन्यू के काम में आता है। तो मेरे को लगता था कि इसमें उस दृष्टि से थोड़ा कुछ और किया जा सकता था। धन्यवाद। आप बताएं सर कि आखिर में किस सेक्टर को राहत मिली है और आगे भविष्य में भी क्या उम्मीद की जा रही है राहत की? बेसिकली जो सरकार ने इस बार जो बजट पेश किया है इसमें कई सारे उनकी लिमिटेशंस भी हमेशा सरकार की रहती है और आम आदमी की उम्मीदों को पूरा कर पाना कई बार संभव नहीं हो पाता है। बट फिर भी काफ़ी कुछ किया जा सकता था, जैसे कि इन्वेस्टमेंट्स की लिमिट को वेतनभोगी करदाताओं पे कुछ छूट भी जो है। इन्फ्लेशन की रेट हर बार बढ़ती जा रही है, बट हमारी जो 2.5 लाख की सीलिंग है वो अभी तक 2.5 लाख ही रखी गई है। तो कुछ सेक्टर्स को, जैसे टेक्सटाइल सेक्टर एक बहुत बड़ा रोजगार का कारण हो सकता है और एविएशन, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ा रोजगार देती है और SME, MSME और इस तरह की जो छोटी यूनिट्स हैं उनमें रोजगार की काफ़ी संभावनाएं देखी जा सकती है। उसके अलावा जो है गाँव में जो रूरल इकोनॉमी और रूरल इंडिया, जो भारत जो है, इंडिया तो शहरों में रहता है और भारत जो है हमारा रूरल इंडिया में रहता है, तो उस रूरल भारत की तरफ सरकार का ध्यान जो है अगर वो जाता है उसकी तरफ उन्होंने कई सारे
जो घर हैं उनमें जल, एक जो सरकार ने जो स्कीम लागू करी है हर घर जल योजना, तो इस हर घर जल योजना को कहने को एक मामूली सा दिखता है कि हाँ पानी आएगा, बट अगर आप सोचें इसको तो इसमें कितने सारे पाइप का जो है कनेक्शंस लगेंगे उसमें, तो इससे बहुत सारा जो पाइप इंडस्ट्री है, जो कई सारे छोटे छोटे फिटर होंगे उनको भी रोजगार मिलेगा। तो इसके दूरगामी प्रभाव बजट के पड़ते हैं। तो बजट को हमें उस दृष्टि से देखना चाहिए कि आज बजट पेश होते ही हम इस पे बहुत जल्दी प्रतिक्रिया भी नहीं दे सकते हैं, अभी इसका फाइन प्रिंट पूरा ढंग से पढ़ना पड़ेगा। और डेफिनेटली सरकार ने जो है आम जन के लिए बहुत कुछ किया होगा, ऐसा हमें पूरी उम्मीद है। हालांकि बहुत कुछ किया जा सकता था, तो ये एक सराहनीय कदम तो रहेगा ही, बट फिर भी पूर्ण रूप से जो है जब फाइन प्रिंट पड़ेंगे तभी इस पे प्रतिक्रिया दे पाएंगे। डिजिटल पे पूरा फोकस सरकार का रहा है इस बार के बजट में कि हम देश जो है आर्थिक रूप से जो डिजिटल की ओर बढ़े और उसकी ओर अग्रसर हो, उसके लिए भी इस बजट में काफ़ी कुछ किया गया है। क्रिप्टो करेंसी का जैसा कि अभी हमारे साथी जैन साहब ने बताया आपको, इस पर भी 30% का टैक्स रेट किया। तो कई लोगों के मन में, काफ़ी लोग इन्वेस्ट तो कर रहे हैं क्रिप्टो, पर ये नहीं पता लग रहा है उनको वेदर इट इज लीगल और इलीगल, और रोजाना अखबार की एक खबर बन जाती है। तो इससे सरकार ने एक तरह से ब्रेक लगाया है और अब डिजिटल करेंसी RBI लेके आने वाली है। और इस पर भी एक टैक्स जो प्रैक्टिशनर है उनके मन में भी एक डाउट था कि इसको किस हेड में टैक्सेबल करेंगे, किस रेट से टैक्सेबल करेंगे। तो उन सब बातों को पूर्ण विराम लगाते हुए अब उन्होंने इस पर जारी कर दिया कि हम इस पे होने वाले प्रॉफिट पे 30% की दर से टैक्स लगाया जाएगा, और इससे होने वाले लॉस को आप किसी दूसरे लॉस से समायोजित नहीं कर सकेंगे। यह भी एक वेलकम कदम है सरकार का। बहुत ही अच्छा बजट जो कि पूरी तरह से ग्रामीण किसानों के लिए, सभी वर्गों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। किसानों के लिए डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, नदियों की जोड़ने की बात की गई है बजट के अंदर, और साथ ही साथ मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात की गई है। और इसके साथ साथ पूरे भारत को आत्मनिर्भर रूप से सशक्त बनाने के लिए बजट पेश किया गया है। इसकी हम लोग बहुत स्वागत करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारी वित्त मंत्री महोदया श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को कि आपकी सोच के द्वारा भारत बहुत आगे बढ़ेगा, आत्मनिर्भर भारत बनेगा। I am Ramesh Kumar Singhvi, past president, Udaipur Chamber of Commerce and Industries, 1920. Regarding बजट में मेरा कहना है इस बार ऐसा है, इस बार का बजट उद्योग, कृषि, ग्रामीण व शहरी विकास के बहुआयामी परिदृश्य को ध्यान में रखकर रचा गया ऐसा जान पड़ता है। कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप्स को सरकार ने काफी प्रोत्साहन दे रही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, फूड प्रोसेसिंग, एग्रो ड्रोन टेक्नोलॉजी आदि में निवेश बढ़ेगा। बजट के करदाताओं को किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दी गई है। हाँ, कर जमा करने की तारीख बड़ा जरूर दी गई है। इस दिशा में बजट वर्तमान समय की आशाओं को पूरा नहीं करता, मगर भविष्य के लिए अच्छा साबित हो सकता है। इस बजट में भी सरकार ने सड़क निर्माण, लॉजिस्टिक के प्रति अपने संकल्प को बरकरार रखा है। कार्गो टर्मिनल, लॉजिस्टिक पार्क की घोषणाओं से देश की उन्नति को गति मिलेगी। जमीनों के रिकॉर्ड्स का ऑनलाइन हो जाने से शहरी औद्योगिक विकास आसान होगा। आने वाले समय में कृषि उत्पादनों के उन्नयन और वैल्यू चेन में निवेश करने के लिए ये उत्तम है। बस एक ही थोड़ा कष्टदायी बात रहेगी, पर्सनल लोगों को कोई बेनिफिट नहीं दिया गया जो थोड़ा बहुत देना चाहिए था। बस यही मेरा आपको फिलहाल। वित्त मंत्री निर्मला जी सीतारमण द्वारा आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया गया। उस बजट में उन्होंने पूरा ध्यान अर्थव्यवस्था की ओर, कैसे आगे बढ़े अर्थव्यवस्था, उस पर फोकस किया है। अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होने से, तो निश्चित रूप से आज इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा ऐलान उन्होंने किया है। इसके अतिरिक्त जो उन्होंने ऐलान किया उसमें से 60 से 70 लाख नए रोजगार इस साल सृजन होने की उम्मीद है। इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने 400 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का जो पूरे देश को जोड़ने का एक बेड़ा उठाया है। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी घोषणा है। इतिहास में इतनी सारी ट्रेन एक साथ चालू आज तक मुझे नहीं लगता भारत के बजट में हुई होगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने 100 डेडिकेटेड कार्गो हैंडलिंग स्टेशंस का ऐलान किया। ये कार्गो हैंडलिंग स्टेशंस वो हैं जो रेलवे स्टेशन के साथ रहेंगे और देश भर में कार्गो की जो ढुलाई होती है माल की, वह समुद्र के अलावा जो देश भर के अंदर होती है उसमें रेलवे का बहुत बड़ा योगदान होता है। उस क्षेत्र में एक साथ 100 कार्गो हैंडलिंग स्टेशन स्थापित करना बहुत बड़ी एक घोषणा है। देश भर में कैसे पेयजल लोगों को उपलब्ध हो, इस हेतु सरकार ने आज 50,000 करोड़ का जो एलोकेशन किया है, निश्चित रूप से ये भी एक बहुत दूरगामी परिणाम देगा। इसके अतिरिक्त देश में कई गांव अभी भी ऐसे जहाँ बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो क्यों ना पोस्ट ऑफिस को ही बैंक में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो देश में ऐसे करीब 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस हैं, उनको इसी वर्ष से तैयार कर बैंकिंग सुविधा दे रहे हैं, जिसमें नेट बैंकिंग वगैरह सारे जो उसमें फंक्शन होते हैं बैंकों के, वो सारे दे रहे हैं। तो इससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। इसके अतिरिक्त डिजिटल करेंसी का ऐलान किया जो रिजर्व बैंक जारी करेगा, उसको देखना है कैसे परिणाम दे पाते हैं। निश्चित रूप से आयकर दाताओं को कहीं ना कहीं थोड़ी सी निराशा रही होगी
के टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं किया है, लेकिन जो बदलाव आयकर की प्रणाली को सरलीकरण के लिए किए गए, एज ए सीए मैं उसको समझता हूँ कि पहले हम रिटर्न साल कंप्लीट होते रिटर्न रिवाइज नहीं कर पाते थे, लेकिन अब उन्होंने एक ऑप्शन दिया 2 साल तक भी यदि आपके रिटर्न में आप दुरुस्त करना चाहें तो पुराने रिटर्न से ज़्यादा टैक्स देते हुए आप इसको आप भर सकते थे। एक बहुत बड़ा इससे लिटिगेशन समाप्त होगा और निश्चित रूप से आम जनता को काफ़ी राहत महसूस होने की पूरी उम्मीद है। बहुत मैं कहूँगा रोजगारोन्मुखी और अर्थव्यवस्था को गति देने वाला बजट था। धन्यवाद। नमस्कार, मैं चारू मथरेजा, रोजर ब्यूटी स्टूडियो एंड स्पा की संचालिका जो हमारे उदयपुर में है। मैं इसको 22 साल से अर्न कर रही हूँ यहाँ पे। आज बजट का जो पारित हुआ है, मैं माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ बधाई देती हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा बजट आज पारित करा है। उसमें ना केवल नए टैक्सेस ना जोड़े हैं, हमारे पर अधिक भार का नहीं किया है उन्होंने। कोरोना के दौरान हम छोटे उद्योगपतियों के ऊपर बहुत ज़्यादा भार पड़ गया था, उसको मद्देनज़र रखते हुए नए टैक्सेस नहीं जोड़े हैं। किसानों के लिए नई राह, भारत को उन्होंने एक नया आयाम देने का सोचा है। इसके कारण मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आगे वो ऐसे ही अच्छा बजट करें, हम औरतों के ऊपर ज़्यादा भार ना पड़े। जी बताएं। मैं दिनेश कुमावत ऑर्गेटेड ऑर्गेनिक का सीईओ हूँ और ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो ऑर्गेनिक के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे जो भी हमारा जो सामान रहता है, जो भी खाने पीने की ग्रोसरी रहती है, वो 100% जैविक है। उसमें किसी प्रकार का, किसी भी तरह का कोई केमिकल्स, पेस्टिसाइड, यूरिया कोई यूज़ नहीं आता। आज किस तरह की खुशी हुई है आपको? आज बहुत अच्छा लगा मेरे को कि मोदी जी ऑर्गेनिक को इतना बढ़ावा दे रहे हैं और आने वाला, और इसकी ज़रूरत भी है, हमारे समाज को इसकी ज़रूरत भी है। आज आप देखें कि 40 साल की उम्र में एक आदमी के घुटने दर्द होने लग जाते हैं, जबकि हमारे पूर्वज अगर उनको देखें तो वो 100 साल तक भी काम करते थे। आज का जैसे जो बजट आया है और सीतारमण जी ने जो आज इतना बड़ा अमाउंट हर राज्य को देने के लिए, और उन्होंने ये चीज़ बोली है कि आपको अब ऑर्गेनिक की तरफ ही जाना है। गंगा किनारे देखा जाए तो पूरा वो ऑर्गेनिक को बढ़ावा दे रहे हैं। हर विश्वविद्यालय को बोला गया कि आपको ऑर्गेनिक को बढ़ावा देना है, और जितने भी राज्यों को भी निर्देश दिए गए हैं कि उनको ऑर्गेनिक की तरफ ही उनको बढ़ना है। केंद्र सरकार की जो योजना जो अभी इस बजट में आई है, उससे हमको बहुत खुशी मिली है कि कम से कम आम लोगों को एक ऑर्गेनिक की तरफ, ऑर्गेनिक खाने की तरफ वो जाएंगे, और उनके अलावा उनको स्वास्थ्य की तरफ भी बहुत अच्छा लगेगा। और जितना गवर्नमेंट अगर ये बजट हॉस्पिटल्स में दे रही है, वही ये बजट अगर इसमें और आ जाएगा तो आप देखें आने वाले समय में हर आदमी रोग मुक्त रहेगा। क्या कहना? चंद्रशेखर कुमावत। क्या कहना? ये आज बहुत खुशी की बात है कि निर्मला सीतारमण ने बहुत ही अच्छा ये स्टेप उठाया कि गंगा किनारे जितनी भी खेती है वो ऑर्गेनिक होगी, और ताकि लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा और देश में खुशहाली आएगी। जी बताएं, क्या कहना है? आज केंद्र सरकार के द्वारा आम जनता के लिए नव वित्तीय वर्ष का एक बजट की घोषणा की गई, लेकिन उस बजट में कोई ऐसी योजना सरकार के द्वारा नहीं दी गई है कि जिससे आम जनता को कोई राहत मिले। आम जनता में भारत की जो 80 से 85% जनता जो है वो मध्यम वर्गीय से नीचे के तबके की है। केवल 15% जनता ऐसी है जो हाई मिडिल क्लास है या पैसे वाली जनता है, जिनको बजट में किस चीज़ पर टैक्स बढ़ाया, किस चीज़ पर आमदनी पर टैक्स घटाया नहीं घटाया, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है 85% जनता को जो भारत देश में रह रही है। पिछले दिनों में कोरोना महामारी के दौरान आपने सारी चीज़ें ऑनलाइन कर दी, और उस ऑनलाइन को चलाने के लिए आज एक नेट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। आज जितना नेट का भारत के अंदर 138 करोड़ जनसंख्या, चाहे बच्चों के स्कूल एजुकेशन के लिए, बच्चों की क्लासेस के लिए, चाहे आपके डिजिटलाइजेशन के चक्कर में आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए, आपके बैंकों से लेन देन करने के लिए, आपने जिस प्रकार से डिजिटलाइजेशन की तरफ देश को मोड़ दिया है, लेकिन आपने नेट में क्या सुविधा दी है, आपने नेट के दामों में क्या कमी की है जिससे आम जनता को राहत मिल सके। हर व्यक्ति, आज परिवार में 4 सदस्य हैं, हर परिवार को 500 रुपये का डेटा पर मंथ यूज़ करना पड़ रहा है। उसके बजट में 2000 का खर्चा बढ़ चुका है। भारत सरकार एक तरफ कहती है कि हम डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, तो डिजिटलाइजेशन आपका सक्सेसफुल तब होगा कि जब आप नेट को भारत की जनता के लिए पूरा फ्री करेंगे। जब आप एक तरफ ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दे रहे हो, आज हर घर के अंदर एक बच्चा 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे अपनी ऑनलाइन क्लासेस को पढ़ता है, उसका पर डे 2 से 3 GB डेटा कंज्यूम हो रहा है, उसका पैसा उसको हर महीने भरना पड़ रहा है। ये पैसा वो कहाँ से चुकाएगा? ये खर्चे आज से 2 बरस पहले तो नहीं थे, जो आज नए सिरे से आपने खर्चे लाद दिए। दूसरी तरफ आम जनता को जो टीवी के सामने बैठ करके ये देखती है कि भाई मेरे रोजमर्रा के मेरी मासिक आमदनी से जुड़ा हुआ जो मेरे को आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं की कौन कौन सी वस्तुओं को सरकार ने सस्ता किया है। आपके पेट्रोल डीजल के इतने महंगे भाव हो गए जिसकी मार पड़ रही है माल भाड़े के ऊपर।
बाजार के अंदर आम वस्तु, दैनिक उपभोग की हर वस्तु, सब्जी से लेकर के, आज सब्जी की एक बोरी एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाती है, उसका माल भाड़ा 100 रुपये की जगह 300 रुपये हो गया। तो वो सब्जी जो 10 रुपये पाव 15 रुपये पाव आम जनता को मिलती थी, वो आज उसके भाव बढ़ चुके हैं। खाद्य तेल, आज गरीब से गरीब व्यक्ति महीने से 2.5 से 3 किलो या तो सरसों का तेल या मूंगफली का तेल या तिल्ली का तेल या सोयाबीन का तेल अपने रसोई में काम लेता है। आज रसोई तेल के भाव देखो आप, मिर्च मसालों के भाव देखो आप, दाल दलहन के भाव देखो आप, आटो के भाव देखो। आम जनता को इन चीज़ों से मतलब है। पहनने का कपड़ा जो है, तन के ऊपर तन ढकने का कपड़ा है, वो महंगा हो गया। एजुकेशन महंगी हो गई। क्या आपने अनावश्यक खर्चे, डिजिटलाइजेशन के आड़ में आपने मोबाइल के खर्चे लाद दिए, इंटरनेट के खर्चे लाद दिए, आपके जो कंप्लायंस ऑफ लॉ जो है वो सब आपने ऑनलाइन कर दी, आरटीओ ऑनलाइन कर दिया, जीएसटी डिपार्टमेंट ऑनलाइन कर दिया, इनकम टैक्स आपने ऑनलाइन कर दिया, सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम ऑनलाइन कर दिया, यूआईटी ऑनलाइन कर दिया, नगर निगम ऑनलाइन कर दिया। तो सब चीजें ऑनलाइन कंप्लायंस करने के लिए आपको नेट की आवश्यकता है। वो नेट कहां से आएगा? ये खर्चा कौन भुगतेगा? सरकार दे रही है क्या नेट जनता को फ्री है? आप सोचो कि एक तरफ सरकार आज क्रिप्टो करेंसी पे 30% आमदनी पर, क्या 80% जनता जो गरीब है उनको क्रिप्टो करेंसी से मतलब है क्या? आप 50 ट्रेनें चला दो देश के अंदर, नहीं, क्या फर्क पड़ेगा उसमें? जब तक आप ट्रेन के अंदर यात्री भाड़ा कम नहीं करोगे, जनता को राहत नहीं मिलेगी। आप 50 ट्रेन नहीं 100 ट्रेनें चला दो आप, लेकिन यात्री भाड़ा तब बढ़ेगा, यात्रियों को तब सुविधा मिलेगी, जनता को तब आर्थिक राहत मिलेगी जब आप यात्री भाड़े में आप टिकट सस्ता कर दीजिए। प्लेटफॉर्म टिकट आपने महंगे कर दिए। अरे रेलवे स्टेशन कोई भ्रमण की तरह जगह है जहाँ आदमी तफरी करने जाएगा, आपने प्लेटफॉर्म टिकट महंगा कर दिया। तो सरकार को आम जनता, जो 85% गरीब जनता है देश की, जो मध्यम वर्गीय या साधारण वर्ग की है, उनके आम बजट को, उनकी मासिक कमाई को, 10,000 से 15,000 रुपये महीना कमाने वाली जनता के मासिक आमदनी को ध्यान में रखते हुए जो आम उपभोक्ता की वस्तुएं हैं, साबुन, तेल, घी, शक्कर, आटा, कपड़ा, सब्जी, इन चीजों को सस्ता करने की तरफ सरकार ध्यान दे तो आदमी का जो मतलब बिगड़ा हुआ बजट है वो सुधरे। और पिछले 2 साल में कोरोना की अवधि में आपको पता नहीं है, लोगों के रोजगार छूट गए, तनख्वाहें आधी हो गई। लोगों, सरकार ने समय समय पर लॉकडाउन लगाया। जो सड़क के ऊपर स्ट्रीट वेंडर्स थे, जो ठेला चलाने वाले लोग थे, जो रोज का 500 रुपया रोज कमाते थे, उन लोगों की कमाई 200 रुपया रोज नहीं रही। उन आदमियों को अपना घर कैसे चलाना है, अपना परिवार कैसे चलाना है, उनके बच्चों को कैसे पढ़ाना है, आपने घोषणा कर दी ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा दीजिए साहब। वो कहां से इंटरनेट लाएगा, कहां से स्मार्टफोन खरीदेगा? सरकार को चाहिए था कि यदि इनकम टैक्स के अंदर कोई छूट देना चाहती थी तो शैक्षणिक गतिविधियों को, जो परिवार शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य से कोई उपकरण खरीदेगा, लैपटॉप खरीदेगा, आज 25-40-50 हज़ार का लैपटॉप खरीदेगा, तो उसको इनकम टैक्स में उसको उतनी एक लिमिटेड टैक्स की रिबेट आप उस पर दे दीजिए। कोई स्मार्टफोन खरीदता है 10,000 रुपये का, उससे अब उसका बच्चा स्कूल की पढ़ाई करता है तो आप उसके इंटरनेट डेटा पे छूट नहीं दे रहे हो, तो कम से कम उस मोबाइल पे लगने वाले जीएसटी में राहत दे दीजिए। या अगर नहीं तो उसकी जो मासिक इनकम है, जिसके ऊपर आप इनकम टैक्स ले रहे हो, उस इनकम टैक्स में राहत दे दीजिए कि भाई अगर आपने एक मोबाइल खरीदा तो उसकी आपको इनकम टैक्स में शैक्षणिक पर्पज से छूट मिलेगी। तो ये चीजें तो सरकार छूती नहीं है। और आप क्रिप्टो करेंसी की बात करते हो, आपने ज्वेलरी सस्ती कर दी। अरे आम व्यक्ति जीवन में 1 या 2 बार ज्वेलरी खरीदता है, उसकी ज्वेलरी सस्ता करने से गरीब व्यक्ति को क्या फायदा हुआ बताओ? विदेशी छाते आपने सस्ते कर दिए या उसको महंगे कर दिए, ठीक है, देश का जो उत्पादन है वो बढ़ेगा, देश के छाते बढ़ेंगे। कितनी बारिश के अंदर लोग कितना छाता वापरते हैं। ये सब जिन चीजों को सरकार ने छुआ है, ये आम जनता से कोई मतलब नहीं रखती है। ये केवल एक भ्रमित करने वाला बजट है। अगर बजट में कोई राहत देनी है तो पर कैपिटा इनकम को गवर्नमेंट देखे पहले और उसमें राहत देने की बात करे कि व्यक्ति अपनी मासिक आमदनी से अपना घर खर्च कैसे चला सक रहा है, उसमें क्या राहत दे रहे हैं, वो बजट कहलाता है। उस बजट में कोई सरकार आज तक पिछले 70 वर्ष में इस देश में खरी नहीं उतरी है, यही मेरा कहना है। और मैं खुद एक इनडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिसर हूं, तो मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि टैक्स कंप्लायंस को बढ़ाने के लिए व्यापारी और जनता अधिक से अधिक टैक्स दे। उसके लिए आप टैक्स की दर को इतनी न्यूनतम कर दें कि आम व्यक्ति उस बोझ को सह सके, बर्दाश्त कर सके। आपकी टैक्स कंप्लायंस बढ़ जाएगी, आपके व्यापारी जो पंजीकृत नहीं है उनका पंजीकरण बढ़ जाएगा और आम जनता को जीएसटी चुकाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। आज 18% और 28% जीएसटी जो है, आप सोचिए कि 10 लाख रुपए की कोई वस्तु खरीदी, उस पर 2,80,000 रुपया जीएसटी बनता है 28% की दर से। कौन व्यक्ति अफोर्ड करेगा? 18% से कोई व्यक्ति अगर 10 लाख की कोई वस्तु खरीदता है तो 1,80,000 जीएसटी बनता है, कौन व्यक्ति उसको टैक्स देगा? इसलिए इन जीएसटी की दरों को आप न्यूनतम कीजिए, 6% और 12% 2 दरें निर्धारित कीजिए। एक विशेष दर जो विशिष्ट वस्तुओं के लिए, जैसे 4 व्हीलर है या लग्जरी सेगमेंट के आइटम है, उनके लिए आप 18% दर रखें और बाकी आम जनता से जुड़ी हुई वस्तुओं की जो दरें हैं जीएसटी की, वो 6% या 12% करें। आपका टैक्स निसंदेह बढ़ेगा, टैक्स कंप्लायंस बढ़ेगी, लोग बाजार में 12% और 6% की चोरी नहीं करेंगे, व्यापारी जो पंजीकृत नहीं है वो भी अपना पंजीकरण कराएंगे, गवर्नमेंट को भारी राजस्व मिलेगा। और हम भी समझते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था आमदनी से बढ़ती है और जब तक सरकारी आमदनी नहीं बढ़ेगी तो सरकार भी राष्ट्र हित में कोई पैसा खर्च नहीं कर पाएगी। लेकिन उसके लिए जनता को राहत देने के उद्देश्य से जितना टैक्स रेट आप कम करोगे उतनी आपकी टैक्स की आमदनी बढ़ेगी। ये
पहलू है जो हर व्यक्ति जनता समझती है, तो सरकार इस पर विचार करे और बजट, नेक्स्ट बजट जब भी कभी दे सरकार तो उसमें टैक्स दरों को मिनिमाइज करने की तरफ ध्यान दे और राजस्व बढ़ाने पर ध्यान दें।